आप उतना ही पानी पियो जितनी आपकी ज़रूरत है। सुबह उठ के 7, 8, 10 ग्लास पानी पियोगे तो फिर पूरे दिन यूरिन आएगा ही। अगर हम 5-5 मिनट में यूरिन करने जाने लगेंगे तो हमारी वही एक अर्ज बन जाएगी। तो हमने कोशिश करनी चाहिए कि 2 घंटे से पहले हम यूरिन करने ना जाएँ। अगर आप पानी के अंदर काफ़ी देर तक फिंगर को डुबो के रखते हैं तो आप देखोगे फिंगर के अंदर चेंजेस हो जाते हैं स्किन में, है ना, सॉगी हो जाती है। तो वैसे ही प्राइवेट पार्ट्स हैं, अगर वो वेट रहेंगे तो फिर उसमें वो गल जाएंगे, उनमें फंगस लग जाएगा और बहुत सारे इन्फेक्शंस होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। हर बार की तरह आज हम बात करने वाले हैं फीमेल हेल्थ पे। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति जिंदल, जिनका ऑलमोस्ट 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, जो कि एक आईवीएफ एक्सपर्ट और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। उसके साथ साथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी और रिकरेंट मिसकैरेजेस में इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो आज हम मैम से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है यूरिन लीकेज के बारे में। तो मैम, यूरिन लीकेज के बारे में कुछ बताइए, ये क्या होता है? बहुत सी फीमेल्स इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आती हैं कि उन फीमेल्स को अक्सर थोड़ा सा स्नीजिंग करने से, खांसने से अक्सर यूरिन जो होता है वो कपड़ों में ही हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे होती है? डॉक्टर मिताली, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो ये प्रॉब्लम और भी बहुत ज़्यादा विमेन सफ़र कर रही हैं। अनवांटेड यूरिनरी लीकेज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये देखा गया है। हमने एक स्टडी की थी ट्राई सिटी, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली की विमेन पे। तो 1000 औरतों में ये देखा गया था कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है यूरिनरी लीकेज का इंसिडेंस बढ़ता जाता है और 50 के बाद ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा विमेन को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने खांसी की, उनको स्नीज़ आई या ज़ोर से हंसे या एक्सरसाइज की तो यूरिन निकल गया। इसको हम इनवॉलेंट्री यूरिनरी लीकेज या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस SUI बोलते हैं। ठीक है। और मैम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अक्सर ये प्रॉब्लम फीमेल्स में ही कॉमनली देखने में मिलती है, मेल्स में ऐसा बहुत रेयर होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि फीमेल्स में जो यूरेथ्रा है, पहले तो हमें ये समझना है कि यूरिन कैसे फ्लो होता है। हर वुमेन में 2 किडनीज या गुर्दे जिनको बोलते हैं वो होते हैं। वहाँ से यूरिन बन के 2 पतली पतली ट्यूब्स जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, उसके सहारे एक बैग में इकट्ठा होता है जो यूरिनरी ब्लैडर है। और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन, जब हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं और जब हम यूरिन करना चाहते हैं तो वो ब्लैडर से एक पतली सी पाइप होती है यूरेथ्रा, उससे बाहर आता है। अब जो यूरेथ्रा फीमेल्स में है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। तो आप समझें कि बैग के साथ जो पाइप का कनेक्शन है वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर है। मेल्स में ये बहुत लंबा होता है। तो इसलिए फीमेल्स में जैसे ही वहाँ का स्फिंक्टर ख़राब होता है या और जो कारण होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से तुरंत फिर वो यूरिन लीक हो जाता है, क्योंकि हमारी यूरेथ्रा की लेंथ बहुत छोटी है इसलिए। इसके साथ मैम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है? ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है 30 इयर्स के बाद ज़्यादा मिलता है, पर हमारे पास और भी गर्ल्स आती हैं जो बहुत छोटी हैं, 8 इयर्स, 12 इयर्स, उनमें भी ये देखा गया है। और हर एज में कारण अलग होता है, पर स्पेशली ये देखा गया है जिनकी भी प्रेगनेंसीज होती हैं, डिलीवरीज होती हैं, उनमें, और या जो एज में ज़्यादा होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। इसके अलावा मैम एक और चीज़ जानना चाहेंगी, इसके मेन कारण क्या होते हैं? क्योंकि कुछ फीमेल्स में होता है, कुछ में होता भी नहीं है। करेक्ट। सो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यूरिनरी लीकेज देखा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है एजिंग। एज के साथ क्या होता है कि ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होते जाते हैं, और जब मीनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ही कम हो जाते हैं। मीनोपॉज नॉर्मली 45 to 55 में होता है और उसके बाद ही ये ज़्यादातर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो जो वेजाइना है उसके जो लाइनिंग है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, और वेजाइना के ही ऊपर वाले पार्ट में यूरेथ्रा होता है, जो यूरिन का रास्ता, जो 4 सेंटीमीटर जो मैंने बताया था। उसके आसपास के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो वीक हो जाते हैं और उससे यूरिनरी लीकेज होता है। एजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट कारण होता है प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है।
वेजाइनल डिलीवरी जिनमें हुई होती है उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन, पर दोनों में ही हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। और वेजाइनल डिलीवरी में क्यों ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि जब बेबी वेजाइना से डिलीवर होता है तो वेजाइना का सपोर्ट सिस्टम टेयर हो जाता है, इलास्टिन कोलाजन सेल्स टेयर हो जाते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। फिर कई बार ड्रग्स, जैसे बीपी की बीमारी अगर आपको है तो कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनसे यूरिन ज़्यादा बनता है, तो बीपी भी एज के साथ बढ़ता है और उसी टाइम पे आपका सपोर्ट सिस्टम भी वीक होता जाता है। तो वहाँ पर अगर आपकी कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है जिससे यूरिन ज़्यादा बन रहा है तो फिर वो कंट्रोल कम होता है, उनमें भी यूरिनरी लीकेज देखा जाता है। और मैम जैसे फीमेल की प्रेगनेंसी जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ती है तो एंड मंथ्स में अक्सर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और स्पेशली जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं उनको बहुत मुश्किल होता है अपनी रूटीन इस प्रॉब्लम के साथ मैनेज करना। तो उनके लिए क्या कोई हेल्थ टिप्स हैं ऐसे जिसमें वो ये चीज़ को अपना स्मूथली मैनेज कर सके? हाँ, बिल्कुल सही बोला कि प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी यूरिन ज़्यादा बनता है। सेकंड, प्रेशर और हेड के नीचे आने की वजह से ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो यूट्रस के सामने होता है उस पर बार बार प्रेशर लगता है और उसकी वजह से यूरिनरी लीकेज होना लगता है। सो टुवर्ड्स द एंड विमेन शुड बी अवेयर, उनको पता होना चाहिए कि यूरिनरी लीकेज हो सकता है, तो उन्होंने पैड या कुछ लगा के रखना चाहिए जब वो घर के बाहर जा रहे हैं, और उन्हें डरना नहीं चाहिए। डिलीवरी के बाद यूजुअली ये कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, पर कुछ लोगों में ये परसिस्ट करती है और आगे ऐसा ना हो उसके लिए बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम, इस प्रॉब्लम को रूल आउट करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस टेस्ट कुछ ऐसा है जिसके थ्रू हम ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं? जब एक लेडी हमारे पास आती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ तो सबसे पहले हम उसका यूरिन टेस्ट ज़रूर कराते हैं कि कई बार इन्फेक्शंस की वजह से भी यूरिन ज़्यादा बनता है और यूरिन लीकेज हो सकता है। सेकंड, डायबिटीज़ रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन डायबिटीज़ में इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं और यूरिन ज़्यादा बनता है। थर्ड, उनका अल्ट्रासाउंड ज़रूर होना चाहिए कि कोई ऐसा बड़ा फाइब्रॉइड तो नहीं है जो ब्लैडर को इरिटेट कर रहा है, या वहाँ कोई ऐसा मास तो नहीं है जो ब्लैडर को इरिटेट कर रहा है और यूरिनरी लीकेज हो रही है। फोर्थ, उनकी अपनी कितना उनका वेट है, उनका ब्लड प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। मैम इसके अलावा एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने में मिलती है, कई फीमेल्स जिनकी कोई भी पेल्विक सर्जरीज होती हैं या सिजेरियंस होते हैं तो उनको अक्सर पोस्ट सर्जरी वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला का प्रॉब्लम होता है, जिससे फीमेल्स को लगातार यूरिन इनकॉन्टिनेंस रहता है। तो ये प्रॉब्लम क्या ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वीवीएफ जो होता है, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, ये सर्जरी या सिजेरियन के बाद बनना रेयर है, पर काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं और इनको अगर टाइमली डायग्नोस करके उनकी रिपेयर कर दी जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। अब मैम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। इस प्रॉब्लम के लिए अपने पास क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होता है। राइट। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की हम बात करेंगे। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब खांसी करने से, स्नीजिंग करने से जो आपका यूरिन लीकेज होता है। सो उसके लिए आजकल बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और बहुत सारे नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट आ गए। इनफैक्ट टच क्लिनिक इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्लिनिक जहाँ पर हम नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस करते हैं। सो बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं जो टोटली पेनलेस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। सो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। एक होता है चेयर। एक चेयर होती है जो हाई इंटेंसिटी फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस आपके पेल्विक एरियाज़ को देती है, तो उसको देने से आपकी पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस चेयर पे आपको पूरे कपड़ों के साथ सिर्फ आधे घंटे के लिए बैठना है और 5 to 6 सिटिंग्स इसकी लेनी है और यूरिनरी लीकेज आपका ऑलमोस्ट 80 to 90% ख़त्म हो जाता है। एक सेकंड मोडालिटी होती है जो है वेजाइनल लेज़र। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें CO2 लेज़र यूज़ करते हैं और 5 मिनट का प्रोसीजर होता है। जितना एक पेन के बराबर एक प्रोब होता है जिसको हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं और वो सारी वॉल्स का टेम्परेचर जो है 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। आपको कोई फील नहीं होता, आपको कोई पेन नहीं होता और उससे आपके इलास्टिन कोलाजन सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, एजिंग के चेंजेस ख़त्म हो जाते हैं और यूरिन के रास्ते यूरेथ्रा के नीचे के सपोर्ट सिस्टम रीजनरेट हो जाते हैं। सो इसकी 3 सिटिंग्स एक एक महीने के इंटरवल पे अगर आप लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 99 to 100% यूरिन लीकेज ठीक हो जाता है। मैम इसकी सिटिंग में लगभग कितना टाइम लगता है? 5 to 10 मिनट्स और ये टोटली पेनलेस प्रोसीजर है। इनफैक्ट टच क्लिनिक has one of the highest series of treatment with CO2 laser.
पर आपको इन सब मोडालिटीज़ में एक चीज़ समझनी है कि जैसे एजिंग प्रिवेंट नहीं कर सकते, वैसे ही ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको इमीडिएट सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे। पर अगर आप सोचोगे लाइफ लॉन्ग के लिए आप ठीक हो गए, तो ऐसा नहीं है। 1-2 साल के बाद जब फिर से प्रॉब्लम हो तो आके आप फिर से अपनी सिटिंग्स ले लीजिए। अपार्ट फ्रॉम ये हाईफेम टेक्नोलॉजी एंड लेज़र, हम और भी बहुत सारी चीज़ें हेल्प के लिए दे सकते हैं ऐसी विमेन को, जैसे कि पीआरपी थेरेपी। कई बार क्या होता है कि इन ट्रीटमेंट से भी आराम नहीं आ रहा होता, तो हम पेशेंट का 10 to 15 सीसी ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं जो जिसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो उसको हम बहुत फाइन निडल से उनके यूरेथ्रा के अराउंड इंजेक्ट कर देते हैं। इसके भी अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि विमेन बहुत पानी पीती हैं। एक तरह से तो अच्छा है, पर हर विमेन की अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं तो ये बोलती हूँ कि हम मछलियाँ थोड़ी हैं कि सारे दिन पानी पीते रहें, है ना। आप उतना ही पानी पियो जितनी आपकी ज़रूरत है। सुबह उठ के 7-8-10 ग्लास पानी पियोगे तो फिर पूरे दिन यूरिन आएगा ही। सो आप उतना पानी पियो जितना आपको रिक्वायरमेंट है, और हर 5-5 मिनट में यूरिन पास मत करो, क्योंकि ब्लैडर जो है वो, अगर आप एक बच्चे को देखते हो जो बिल्कुल अभी 6-7 महीने का है, जिसकी ब्लैडर ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो उसको हम कैसे ब्लैडर ट्रेन करते हैं? हम उसे बोलते हैं कि आप यूरिन रोकने की कोशिश करो। सेम एडल्ट्स में भी है। अगर हम 5-5 मिनट में यूरिन करने जाने लगेंगे तो हमारी वही एक अर्ज बन जाएगी। तो हमने कोशिश करनी चाहिए कि 2 घंटे से पहले हम यूरिन करने ना जाएं, और जब यूरिन करें तो एक बार यूरिन पास करके 10 तक काउंट करो और फिर से एक बार ज़ोर लगाओ, जिससे कि सारा यूरिन एक बार में निकल जाए। और फिर टिश्यू पेपर से लेके उसको ड्राई करो, और हर बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और कोशिश करके 1.5 से 2 घंटे के बाद आप यूरिन करने जाओ। पानी की मात्रा जैसे मैंने बताया लिमिट करो। वेट बढ़ने मत दीजिए, अगर वेट बढ़ेगा तो भी मुश्किल होगा। अपनी शुगर की जांच कराओ, यूरिन इन्फेक्शन चेक कराइए, और ये सारी प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आराम आएगा। मैम, यूरिन इनकॉन्टिनेंस से यूटीआई होने का या फीमेल्स में इन जनरल जो प्राइवेट पार्ट में इचिंग इन्फेक्शंस हैं वो होने का कितना ज़्यादा चांसेस रहते हैं? आप देखो कि अगर ब्रेड का एग्जाम्पल है, अगर ब्रेड के ऊपर आप बार बार पानी डालते रहोगे तो क्या होगा? उसमें फंगस लग जाएगी। सेम वे अगर आपकी स्किन, अगर आप पानी के अंदर काफ़ी देर तक फिंगर को डुबो के रखते हैं, तो आप देखो कि फिंगर के अंदर चेंजेस हो जाते हैं स्किन में, है ना, वो सॉगी हो जाती है, गली गली से लगने लगती है। तो वैसे ही प्राइवेट पार्ट्स हैं, अगर वो वेट रहेंगे तो फिर उसमें वो गल जाएंगे, उनमें फंगस लग जाएगा और बहुत सारे इन्फेक्शंस होंगे। तो तभी मैंने आपको भी पहले बताया कि यूरिन पास करने के बाद बार बार धोना नहीं है, और टॉयलेट पेपर लेकर उसको ड्राई कर देना है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है आपका डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है या आपका बार बार यूरिन लीक हो रहा है, तो फिर आप आके हमसे मिलो और अपने ट्रीटमेंट्स शुरू करवाइए। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हो। अगर आप चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली नहीं रहते हो तो यू कैन बुक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन। सेकेंडली, अगर इसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है तो आप अपनी पैंटी वगैरह उसको ड्राई रखो, पैंटी लाइनर लगा सकते हो। बेसिकली अपने आप को ड्राई रखना है। मैम, इसके लिए कोई मेडिसिन भी एज सच कोई है कि ये मेडिसिन इस चीज़ को क्योर कर सकती है? अगर आपका यूरिनरी लीकेज बहुत ज़्यादा है तो ये जो थेरेपीज़ मैंने बताई हैं, इनके साथ साथ हम कुछ मेडिसिन्स भी ऐड करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, और उन मेडिसिन से भी बहुत हेल्प मिलती है। और जो बहुत सीवियर यूरिनरी लीकेज होते हैं या फिशुला हैं, तो उनके लिए फिर सर्जिकल रिपेयर इज़ एन ऑप्शन। सो वी डू सर्जिकल रिपेयर एंड टीओटी टेप एक होता है, एक टेप जैसा स्लिंग होता है जिससे हम वो यूरिन का जो रास्ता है यूरेथ्रा उसको लिफ्ट कर देते हैं। सेकेंडली, अगर वीवीएफ है तो वीवीएफ रिपेयर किया जा सकता है। और आपको ये समझना है कि वीवीएफ रिपेयर हर बंदा नहीं कर सकता, हर डॉक्टर नहीं कर सकता। जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, हम लोग करते हैं वीवीएफ रिपेयर। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सीवियरिटी क्या है, आपकी एज क्या है, आपके आगे की फैमिली प्लानिंग का क्या प्लान है, उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कौन सी मोडालिटी हम आप में यूज़ करना चाहते हैं। कि ज़्यादातर लोगों को तो नॉन इन्वेजिव, नॉन सर्जिकल मेथड से ही ट्रीट किया जा सकता है, मेडिसिन ऐड की जा सकती है। पर अगर बहुत सीवियर हो तो फिर सर्जिकल रिपेयर भी कर सकते हैं। तो आपने आज जाना यूरिन इनकॉन्टिनेंस के बारे में, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बहुत से लोगों में ये आम धारणा होती है कि ये चीज़ ठीक नहीं होती है।
तो ये चीज़ पूरी तरह से क्योरेबल है, मेडिसिन हैं और इसके लिए कुछ अपने पास प्रोसीजर्स भी हैं और सारे के सारे प्रोसीजर्स आई थिंक नॉन इन्वेजिव भी हैं। काफ़ी प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसमें कोई ऑपरेशन की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो नॉर्मल ओपीडी प्रोसीजर्स हैं जिसमें पेशेंट एक दिन में अपना प्रोसीजर करवा के वो घर जा सकते हैं। ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये बेसिकली डे केयर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स, इनको इनफैक्ट कॉफ़ी ब्रेक प्रोसीजर्स बोलते हैं। मतलब कि ये टोटली पेनलेस है, इनमें कोई स्टिच नहीं आता, 5 मिनट लगते हैं, आप आए अपना प्रोसीजर कराया और साथ ही साथ 1 घंटे में वापस चले गए। इस आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कैरी ऑन कर सकते हो, अपने ऑफिस जा सकते हो, आप फ्लाई बैक कर सकते हो अपनी सिटी में, और ये सब कुछ आप आराम से कर सकते हो। सो ये बहुत ही आसान पेशेंट के लिए टेक्निक्स हैं और टोटली पेनलेस, टोटली विदाउट ऑपरेशन, विदाउट एडमिशन। सो इनको कॉफ़ी ब्रेक प्रोसीजर्स बोलते हैं। और नीचे आपके पास अपॉइंटमेंट नंबर्स आ रहे हैं, अगर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना है या आके विजिट भी करना है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार आईवीएफ करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।